അടി മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ഇല്ല, ഭക്ഷണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പാല് പോലും ഇല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് രക്ഷിക്കൂ സാറുമാരെ. പലരെ വിളിച്ചിട്ടും MLA ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ എത്തേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്റ്റെയർ കേസിലോട്ട് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടല്ലോ, പ്രാർത്ഥിക്കുക. 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और आज वो फ्लड रिलीफ कैंप्स में है। 20,000 करोड़ रुपए का टोटल डैमेज एस्टिमेट किया गया इन केरला फ्लड्स की वजह से। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि पिछले 100 सालों में ये सबसे बुरी बाढ़ थी जो केरला में आई थी। बैरी है कुछ आंधियां, मौसमों की गुस्ताखियां, पर मुश्किल में है कितनों की जान। सबको हर हाल में बचाना है। और एक और ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये शायद से पहला नेचुरल डिज़ास्टर था हमारे देश का जिसको इतना ज़्यादा कम्युनलाइज किया गया हो कुछ लोगों के द्वारा, जिसके बारे में इतना हेट और इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई हो। ऐसे बहुत से महान लोग देखने को मिले जिन्होंने एक नेचुरल डिज़ास्टर में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया। ये एक बहुत ही जाने माने आदमी है, राजीव मल्होत्रा जी। लिखते हैं, प्लीज़ डोनेट टू हेल्प केरला हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड रेजिंग लॉट्स ऑफ मनी टू हेल्प मेनली देयर ओन पीपल एंड एजेंडा। मतलब मेरी समझ के बाहर है लॉजिक। कितनी गिरी हुई सोच हो सकती है एक इंसान की कि उसे ये लगे कि वहाँ से डोनेशन का पैसा आएगा तो वो पैसा देने से पहले ये देखा जाएगा कि आदमी हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, और धर्म देख के पैसा दिया जाएगा। कभी होता है क्या एक्चुअली में ऐसे? इसे देखकर ये लगता है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे देश में बंटवारा करना चाहते हैं, देश में एक दरार डालना चाहते हैं। एक हमारे महाशय हैं गुरुमूर्ति साहब, ये RBI के नए डायरेक्टर बने हैं अभी। ये केरला के डिज़ास्टर को मंदिर से रिलेट करते हैं। कुछ ऐसी फेक न्यूज़ भी फैलाई गई, फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाकर न्यूज़ एजेंसीज़ के नाम से, जो लोगों को कम्युनलाइज करती हैं। एक व्हाट्सएप पे फेक वीडियो बहुत वायरल हुआ था ये वाला, जिसमें एक इंसान आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर ये कहता है कि केरला में लोगों को डोनेट मत करो क्योंकि जो लोग अफेक्ट हुए हैं वो खाली अमीर लोग अफेक्ट हुए हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल झूठ थी और एक फ्रॉड इंसान था जिसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इन लोगों ने मेरे खिलाफ भी पर्सनली फेक न्यूज़ फैलाई केरला फ्लड से रिलेटेड। 18 अगस्त को मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे जो कि काफ़ी वायरल चली गई थी। इसमें मैंने लिखा था कि किस किस स्टेट ने कितने कितने डोनेशन के पैसे दिए केरला को। जिस टाइम मैंने लिखा था उस टाइम के लिए फैक्चुअली करेक्ट था, और बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे इस बात पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से सफिशिएंट फंडिंग नहीं आ रही है केरला के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है, सरकारों को प्रेशराइज करना ज़रूरी है कि केरला को मदद करो वहाँ पे। और मेरी पोस्ट लिखने के 3 से 4 घंटे बाद बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी डोनेशंस आने लग गई और मैंने पोस्ट को अपडेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को चारा मिल गया दोस्तों, और इन्होंने पुरानी पोस्ट का स्क्रीनशॉट उठा के शेयर करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही पॉपुलर प्रोपेगेंडा पेज है फेसबुक पे दोस्तों जिसका नाम है नेशन विद नमो। इस पेज को पता था कि मेरा पुराना स्क्रीनशॉट है, 4 दिन पहले मैं पोस्ट को अपडेट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये पुराने स्क्रीनशॉट को फेसबुक पे शेयर किए जा रहा था, वो भी पैसे देकर। आपको पता ही होगा फेसबुक पे किसी भी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो अगर आप पैसे दोगे तो। मतलब ये लोग इस हद तक नीचे गिर सकते हैं कि फेक न्यूज़ को प्रमोट करने के लिए ये फेसबुक एड्स के लिए पैसे दे देंगे, लेकिन जब केरला में डोनेशंस देने की बात आएगी, वहाँ पे जिसमें लोगों को सही में एक्चुअली में ज़रूरत है वहाँ पे पैसों की, तो ये हिंदू मुसलमान का बीच में इशू उठा देंगे। शब्द नहीं है मेरे पास इन लोगों के लिए। लेकिन पॉजिटिव साइड से देखें दोस्तों तो ये सिर्फ कुछ चंद लोग हैं हमारे देश में ऐसे। ज़्यादातर लोग हमारे देश में अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तभी शायद देश के कोने कोने से केरला के लिए डोनेशंस आई। हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, सेलिब्रिटीज़, इंडिविजुअल्स, NRIs और आप जैसे लोगों की तरफ से मदद आई है केरला को। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलीफ फंड था वो 600 करोड़ हो चुका है। ऑलमोस्ट हर स्टेट गवर्नमेंट केरला के लिए डोनेट कर चुकी है, ऑन एवरेज 5 से 10 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनके सारे MPs और MLAs अपनी 1 महीने की सैलरी केरला के लिए डोनेट करेंगे। तमिलनाडु के IAS ऑफिसर्स ने कहा है कि वो अपनी 1 दिन की सैलरी केरला के लिए डोनेट करेंगे। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं।
कतार ने 35 करोड़ और यूएई ने 700 करोड़ रुपीस देने के लिए प्रॉमिस किया है। दोस्तों केरला को एक्चुअली में बहुत ज़रूरत है मदद की। किसी भी एक सोर्स ने 1000 करोड़ से ज़्यादा तो दिए ही नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डोनेट कीजिए। बड़ी रकम हो छोटी रकम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बूंद बूंद से ही सागर बनता है वो कहते हैं ना। तो आप जितना भी डोनेट करना चाहें, आप जिस अमाउंट से भी कंफर्टेबल हो उतना कीजिए, चाहे वो 100 रुपये हो, 50 हो, चाहे वो 20 रुपये भी हो। और कैसे डोनेट करना है इसका सबसे आसान और सबसे डायरेक्ट तरीका है चीफ मिनिस्टर्स फंड। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में भी लिंक दे दिया है। आप यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं डोनेट करने के, उन सबको मैंने लिस्ट डाउन किया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ पे। और अगर आप पैसों की जगह डायरेक्ट सामान डोनेट करना चाहते हैं तो ये अमेजोन के थ्रू कर सकते हैं। योर इंडियन कंज्यूमर ने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे पॉसिबल है। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है। केरला के मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और कारपेंटर्स की बहुत ही बड़ी तादाद में केरला में ज़रूरत है रीडेवलपमेंट शुरू करने के लिए। कुंभ के मेले और पुतलों से ध्यान हटाना है, सोच अलग भी हो मगर वो फिलहाल भुलाना है, अब हाथ बढ़ाना है। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पे दोस्तों कि केरला में फ्लड्स आखिर आए क्यों, मतलब रीज़न क्या था फ्लड्स आने के पीछे। एक बहुत बड़ा रीज़न था क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में वेदर कंडीशंस और एक्सट्रीम होती जा रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं हमारे वो और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न भी है, रीजनल इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। आज से 5 साल पहले एक वेल रिस्पेक्टेड इकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट माधव गडगिल ने प्रिडिक्ट किया था कि वेस्टर्न घाट्स में कभी भी एक नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, बहुत ही खतरनाक। उस टाइम पे उत्तराखंड के फ्लड्स काफ़ी फेमस थे, तो इन्होंने कहा था उत्तराखंड जैसी सिचुएशन वेस्टर्न घाट्स में कभी भी आ सकती है अगर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स नहीं उठाए गए तो। 2011 में इनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी और 6 अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेशंस दी थी कि वो क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। इसमें स्टेट्स थी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो इन स्टेट्स को बेसिकली सजेशन दी गई थी कि तुम्हें ये स्टेप्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अगर इन्वायरमेंट को बचाना है और एक नेचुरल डिजास्टर को होने से रोकना है तो। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनकी कमेटी की रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और एक भी सजेशन नहीं मानी। रिकमेंडेशंस दी गई थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, स्टोन माइनिंग के माफिया पर रोक लगाई जाए, डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए। इसके लिए काफ़ी सारे लॉज और रूल सजेस्ट किए गए थे। इन सारी स्टेट्स ने, जो कि सारी अलग अलग पार्टीज़ को बिलोंग करती थी, कोई बीजेपी थी, कोई कांग्रेस थी, कोई लेफ्ट पार्टी थी, इन्होंने कहा कि माधव की रिकमेंडेशंस बहुत ही एंटी डेवलपमेंट है। और रिजल्ट्स आपके सामने आज के टाइम पे। हालांकि केरला में बाढ़ आई है आज के टाइम पे, लेकिन बाकी स्टेट्स ने कोई रिकमेंडेशंस फुलफिल नहीं करी हैं। ये किसी और स्टेट में भी हो सकता था ये। और केरला फ्लड्स के बाद माधव ने स्टेटमेंट दिए कि अगला टारगेट महाराष्ट्र और गोवा हो सकती है नेचुरल डिजास्टर्स का, अगर वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे रोक नहीं लगाई गई तो। दोस्तों इससे पता चलता है कि हमें हर वक्त जागरूक रहना पड़ेगा, हमें हर वक्त अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी जब भी सरकार कुछ भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट करती है तो। जैसे अभी हमने दिल्ली में किया था वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। सरकार वहाँ पे पेड़ों को काटने वाली थी, वैसे ही दिल्ली में इतने कम पेड़ हैं, उन पेड़ों को भी काटने वाली थी अपनी एक नई हाउसिंग बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। हमें ऐसे ही आवाज़ उठाती रहनी पड़ेगी जब भी सरकार कुछ गलत काम करे तो। अब अगला रिपोर्ट में आ रहा है कि जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हमारे देश का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, हमारी सरकार फैसला कर रही है कि उसके बीच में से एक हाईवे निकाल लिया जाए। बताओ, अब एक बच्चा भी बता देगा कि इससे कितना ज़्यादा इकोलॉजी के लिए डिस्ट्रक्शन होगा और उस नेशनल पार्क को खतरा पहुंचेगा। आप चाहे उस हाईवे को कितना भी इको फ्रेंडली हाईवे बना लो, लेकिन अगर एक रोड नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरेगी तो उससे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले भी कहा था कि इस हाईवे को साइड से ले जाओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, लेकिन हमारी सरकार डटी हुई है कि नहीं, हम तो बीच से ही लेके जाएंगे। इन चीज़ों से पता लगता है दोस्तों कि यहाँ पे जागरूक रहना कितना ज़रूरी है और आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है इन छोटे छोटे इश्यूज़ पे। मतलब ये इशू छोटा लगता है, लेकिन यहाँ पे पेड़ कट गए, वहाँ पे पेड़ कट गए, सब एडअप होके एक नेचुरल डिजास्टर बन जाता है बाद में। इसलिए ऐसे ही जागरूक रहिए और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए। खुद भी सलीके से जीना, औरों को भी सिखाना है, यही फर्ज निभाना है, यही फर्ज निभाना।